नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन शर्मा और आप सभी का डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारे फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है, उसमें जो हमारे थिंकर पढ़ने होते हैं। तो थिंकर की जो सेकंड यूनिट है उसमें आता है संतजू। ठीक है, संतजू जो चीन के महान विचारक रहे हैं और चीन के महान विचारक होने के साथ साथ इन्होंने गोरिल्ला युद्ध और जो क्रांतिकारी युद्ध है उस पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले आज हम इसके बारे में देखेंगे कि जो गोरिल्ला वॉरफेयर है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या विचार अपने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो संतजू है, संतजू की थोड़ी सी परिचय के बारे में जान लेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, कौन कौन सी इनकी पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, परिचय देखते हैं। तो इनका जो जन्म होता है वो सन 544 बीसी में होता है। ठीक है, ये चीन के निवासी हैं, यानी चीनी के विचारक हैं। तो इनका जन्म भी चीन में होता है। ठीक है, इनकी मृत्यु होती है 496 ईस्वी में। इनकी पुस्तक लिखी गई है द आर्ट ऑफ वार। ठीक है, यानी इसको युद्ध कला के नाम से जाना जाता है, आर्ट ऑफ वार और एक द आर्ट ऑफ वार। ये दो अलग अलग पुस्तक हैं। द आर्ट ऑफ वार क्या है, संतजू की है, और आर्ट ऑफ वार क्या है, आर्ट ऑफ वार है मैकियावेली की। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों पुस्तक में कि द आर्ट ऑफ वार किसकी है और आर्ट ऑफ वार किसकी है। तो आर्ट ऑफ वार है मैकियावेली की और द आर्ट ऑफ वार क्या है, संतजू की है। उन्होंने युद्ध कला में जो विचार अपने दिए हैं, क्या क्या लिखा है, जैसे कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजनीति पे भी अपने विचार प्रस्तुत किए, जो सैन्य शक्ति है उस पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, राजनीति पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ऐसे ही इन्होंने भी अपनी युद्ध कला जो नामक पुस्तक है उसमें युद्ध नीति पर विचार दिए हैं, स्ट्रैटेजी पर दिए हैं, सामरिकी, सैन्य प्रशासन, आपूर्ति, परिवहन आदि पर प्रकाश डालने का प्रयास इन्होंने किया है। ठीक है, इनके अनुसार जो युद्ध की परिभाषा है, सबसे पहले युद्ध की परिभाषा को जान लेंगे कि युद्ध की परिभाषा क्या होती है। इन्होंने क्या दी है, इन्होंने बताया है कि संतजू जो युद्ध है, युद्ध राज्य का क्या है, महान कार्य है। युद्ध राज्य का महान कार्य है, जीवन और मृत्यु का क्षेत्र है, अस्तित्व और विनाश का मार्ग है, जिसका अध्ययन अधिक परिश्रम के साथ करना चाहिए। यानी जो युद्ध है वो राज्य का महान कार्य है, उसका जो मार्ग है वो जीवन और मृत्यु का मार्ग होता है। यानी जिस समय हम युद्ध में जाते हैं तो हमको नहीं पता होता है कि हम युद्ध में पराजित करके आएंगे या विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो उसका जो कार्य है, जो उसका अध्ययन है वो बड़ी परिक्षमता के साथ करना चाहिए। यानी हमको जो उसका अध्ययन है वो बड़ी सतर्कता के साथ करना चाहिए। यानी किस प्रकार हमको युद्ध क्षेत्र में कार्रवाई करनी है, किस प्रकार की हमारी सेना है, ठीक है, और किस क्षेत्र में हम युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, ये सब जानकारी हमको प्राप्त होनी चाहिए, तभी हम युद्ध को अच्छे से लड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है संतजू ने जो अपनी पुस्तक है युद्ध कला, उसको 13 अध्यायों में विभाजित किया है। और 13 अध्यायों में विभाजित करने के साथ साथ उन्होंने ये अपने 13 अध्याय बताए हैं कि जिस आधार पर हमको युद्ध लड़ना है या किस क्षेत्र पर हमको अगर विजय प्राप्त करनी है, तो ये 13 अध्याय हमको याद रखने होंगे। तो सबसे पहला क्या है, योजना का निर्धारण करना। ठीक है, योजना का निर्धारण करना। दूसरा है युद्ध कला, यानी हमको युद्ध किस प्रकार से लड़ना है। ठीक है, उसके बाद है युक्ति चाल द्वारा आक्रमण, इसको युक्ति चाल द्वारा कह सकते हैं या कूट चाल द्वारा। ठीक है, कूट चाल द्वारा आक्रमण कर सकते हैं। उसके बाद सामरिकी फैलाव हो गया है शक्ति। सामरिकी फैलाव का मतलब कि जब युद्ध क्षेत्र में हम जा रहे हैं और युद्ध क्षेत्र में जाने के साथ साथ हम अपनी सेना को किस प्रकार से वहां पर संगठित करते हैं, उसका जो व्यू रचना है उसको कैसे बनाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। दुर्बल और शक्तिशाली बिंदु, यानी जब हम युद्ध क्षेत्र के लिए गए हैं और शत्रु के जो कमजोर पॉइंट हैं या जो शक्तिशाली पॉइंट हैं उनको हमको ध्यान में रखते हुए आक्रमण करना है, ये इसमें दिया गया है। युक्ति चाल यानी कूट चाल के बारे में बात की गई है, इसमें कूट चाल के बारे में बात की गई है। ठीक, उसके बाद है भूभाग्य सामरिकी, सेना की कूच करते समय, यानी जब सेना युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार होती है और जाती है तो उस समय किस प्रकार की हमको परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उनसे हमको कैसे निपटना है, उस बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद है आग से हमला करना, गुप्तचरों का प्रयोग, भूमि की
नौ स्थितियां और सामरिकी लोचकता। ठीक है, यानी उन्होंने इन सब 13 पॉइंटों पे अपने बात जो है रखी है। आगे हम देखते हैं सबसे पहले देखेंगे जो योजना का निर्धारण है, जो उनका पहला अध्याय है उसमें बताया है कि योजना का जो निर्धारण है कि युद्ध में योजना के निर्धारण के लिए कुछ अनिवार्य पॉइंट बताए हैं जो जिनके अभाव में हम युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। योजना के निर्धारण है तो निम्न 5 तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इन 5 तत्वों का उल्लेख किया गया है जिनको महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक, सबसे पहले क्या है, नैतिक नियम। ठीक, इसमें नैतिक नियम जो बताया गया है, नैतिक नियम के अंतर्गत हम एक जो सेना होता है या जो राज्य का राजा होता है उसका क्या काम होता है कि अपनी राष्ट्र की जनता के प्रति राष्ट्र चरित्र की भावना को पैदा करना होता है। ठीक है, और ऐसे कार्य करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है कि जो राष्ट्र हित में हो। ठीक, उसके बाद है आकाश, यानी जब हम किसी क्षेत्र में युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे और युद्ध लड़ने के साथ साथ हमको वहां की जलवायु के बारे में पता होना चाहिए, उसके क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए कि जिस मैदान में हमको युद्ध लड़ना है, जिस क्षेत्र में हमको युद्ध लड़ना है वो पहाड़ी का इलाका है या डेजर्ट है या फिर तंग दर्रे हैं। ठीक है, उस बारे में हमको जानकारी पता होना चाहिए। उसके बाद पृथ्वी के बारे में पता होना चाहिए कि पृथ्वी किस प्रकार की है, ऊबड़ खाबड़ है या समतल भूमि है या रेतीली भूमि है या जो हमारे वन है उनसे घिरी हुई है। उसके बाद आता है सेनापति। कि सेनापति जो है कि वो सेनापति साहसी होना चाहिए। ठीक है, साहसी होने के साथ साथ वीर होना चाहिए और वो ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद विधि तथा अनुशासन। ठीक, यानी कानून के आधार पर उसको कार्य करना है। जो राज्य सरकार है उसके आदेशों का पालन करना है और जो सेना है उसको अनुशासन में बनाए रखना है। ठीक, अब इनको आगे हम देखते हैं एक एक पॉइंट करके कि कैसे आगे काम करती है। ठीक है, सबसे पहले दिया गया है नैतिक नियम। नैतिक नियम में क्या है, नैतिक कानून लोगों को अपने शासक के साथ पूर्ण सहमति में रहने के लिए बाध्य करता है ताकि अपने जीवन की परवाह किए बिना किसी भी खतरे से विचलित हुए बिना उसका अनुसरण कर सके। यानी अगर कोई भी खतरा आता है या कोई शत्रु हम पर आक्रमण करता है तो हमको किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होना है और पूरी तरीके से अपनी राज्य सरकार या अपनी जो देश की सरकार है उसका समर्थन करना है और उसके साथ लगातार खड़े रहना है। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना है, राष्ट्र को सर्वोपरि मानना है तथा राष्ट्र चरित्र उत्पन्न करना जैसे प्रयास सम्मिलित होते हैं। यानी एक जो सेनापति होता है, जो राजा होता है, उसको अपनी राष्ट्र की जनता के प्रति क्या है, राष्ट्र देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना होता है। राष्ट्र को जो राष्ट्र है उसको सर्वोपरि मानने के लिए बोला जाता है और राष्ट्र चरित्र उत्पन्न करने का जो है प्रयास किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट जो है हमारा आकाश। आकाश में क्या है, पहला जो इसमें अर्थ बताया गया है स्वर्ग का अर्थ। आकाश का मतलब क्या है, स्वर्ग माना गया है इसमें कि रात और दिन, सर्दी और गर्मी, समय और ऋतु। यानी जिस क्षेत्र पर हमको जिस समय हमको कार्रवाई करनी ही है उस समय के बारे में हमको पता होना चाहिए कि हम युद्ध क्षेत्र में जो ऑपरेशन चलाने वाले हैं उसका टाइमिंग क्या है, यानी दिन है या रात है। ठीक है, सर्दी अथवा गर्मी है। ठीक है, समय क्या है ये भी, और ऋतु कैसी है। ठीक है, ये सब अगर हमको पता है तो हम अपने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक जो है कर सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा जो हम देख सकते हैं, तो ये दिया गया है कि यह ऋतुओं का प्रतीक होता है, सामरिकी का निर्धारण इसको ध्यान में रखकर करना चाहिए। यानी जब हम किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए जाते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि किस समय हमको युद्ध लड़ना है। जैसे कि हम बात करते हैं 1971 की, तो 1971 में अप्रैल में युद्ध करने के लिए इंदिरा गांधी ने बोला गया था, लेकिन जो हमारे फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ, उन्होंने मना कर दिया गया और बताया कि हम दिसंबर में आक्रमण करेंगे, क्योंकि दिसंबर के समय क्या होता है कि बर्फ गिरना पहाड़ों पर शुरू हो जाती है, तो इससे क्या है हमको बेनिफिट मिला। ठीक, तो इसी प्रकार अगर हम इन चीजों का जो ध्यान रखते हैं तो हमको इसमें युद्ध में सफलता प्राप्त होती है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पृथ्वी। जैसे कि मैंने अभी तुमको बताया था पीछे कि पृथ्वी बड़ी और छोटी दूरियां, खतरा और सुरक्षा, खुले मैदान, संकरे रास्ते, जीवन और मृत्यु की संभावनाएं शामिल होती हैं। या इनमें पृथ्वी की संरचना, क्षेत्रीय विस्तार, विभिन्न सुरक्षा बाधाएं आदि तत्व सम्मिलित होते हैं जो सेनाओं के युद्ध कौशल पर प्रभाव डालते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम युद्ध क्षेत्र के लिए जाते हैं तो हमको युद्ध क्षेत्र की जो भूमि है उसके बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ हमको सुरक्षात्मक सुरक्षा के लिए हम अपने जो अड्डे हैं उसको बना सकते हैं, ठीक है। या हम किस प्रकार से शत्रु पर आक्रमण कर सकते हैं, शत्रु से कैसे छिप सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी जगह वहां पे है। खुला मैदान है तो हमको खाई खोदनी पड़ेंगी, अगर पहाड़ी इलाके हैं तो हमको पहाड़ी में छिपने की काफी जगह मिल जाती है, ठीक है। तो अगर हम इस चीजों का पहले से ही आकलन कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि हम युद्ध में अपनी जो टैक्टिक्स या जो योजना का निर्धारण करने वाले होते हैं तो उसमें हमको पूर्ण सफलता मिल जाती है। फिर आता है सेनापति की बात की गई है। सेनापति को साहसी तथा स्वास्थ्य होना चाहिए। यह सेना में अनुशासन, देशभक्ति तथा बलिदान की भावनाएं उत्पन्न करता है, ठीक है। या ये हमने जो इसमें बताया कि जो सेनापति है वो साहसी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और अपनी राष्ट्र की और जो अपनी सेना है उसको कूच करते समय या ऑपरेशन के लिए अगर उसको बोला गया है तो अपनी सेना को इस तरह से तैयार करना है कि युद्ध क्षेत्र में अच्छे से काम कर सके, उसका मनोबल क्या है, ना टूटे, ठीक है। उसके बाद आता है विधि तथा अनुशासन, ठीक है। विधि और अनुशासन से तात्पर्य सेना को उसके उचित उप विभागों में संगठित करना, अधिकारियों के बीच रैंक क्रम को निर्धारित करना, सड़कों का रखरखाव करना, सेना तक आपूर्ति पहुंचाना तथा सैन्य व्यय पर नियंत्रण से होता है। यानी जब विधि और अनुशासन की बात कर रहे हैं तो हमको जो युद्ध क्षेत्र में जब हम युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो जो हमारी सेना है उसको छोटे छोटे उपभागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, छोटी छोटी टुकड़ियों में विभाजित किया जाता है। उसके साथ साथ उनकी रैंक के आधार, जो अधिकारी होते हैं उनके रैंक के आधार पर उनको उनका काम दिया जाता है। और काम देने के साथ साथ जो सड़क होती है जिससे कि हमारे जो परिवहन निगम है, ठीक है, युद्ध क्षेत्र में सामग्री पहुंचाने के लिए जो हमारी सड़कें हैं वो सुरक्षित रहें, रेलवे मार्ग है वो सुरक्षित रहे, इसलिए उनको भी क्या है सेफ्टी की जाती है, ठीक। और जो हमारी सेना तक आपूर्ति पहुंचती है उसको मतलब सफल तरीके से युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाया जाए, उसका पूर्णतः ध्यान रखना होता है। और जो सैन्य व्यय है यानी हमारा जो हमारा मिलिट्री बजट है उसको हम किस तरीके से उसमें डिवाइड करते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है। उसमें फिर दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि इसके तहत सेना में अनुशासन, प्रशिक्षण, सैन्य व्यय, आपूर्ति आदि की व्यवस्था भी होती है। यानी हम केवल ऐसा नहीं है कि जो उसमें हम परिवहन की बात करते हैं, इसमें क्या आता है, प्रशिक्षण भी आता है। जो सेना का प्रशिक्षण है वो भी इसमें शामिल किया गया है। सेना का प्रशिक्षण हमको करना है और किस तरीके से करना है यह भी उसमें सम्मिलित किया गया है। उसके बाद क्या है, योजना निर्धारण के कुछ महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं कि जो योजना निर्धारण करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, जब शत्रु आक्रमण करने योग्य हो तो हमको हमला नहीं करना है। यानी जब शत्रु हम पर आक्रमण करने योग्य है तो हमको हमला नहीं करना है, यानी उस पर आक्रमण हमको नहीं करना है, कुछ दिन का वेट करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो दिया गया है, जब शत्रु समीप हो तो शत्रु को यह आवाज कराएं कि हम दूर हैं। यानी जब शत्रु हमारे समीप होता है तो हमको ऐसा उसको आभास कराना है कि हम अभी काफी दूर हैं, ठीक है, यानी युद्ध क्षेत्र से काफी दूर हैं। तीसरा पॉइंट है, जब हम दूर हों तो शत्रु को यह प्रतीत होना चाहिए कि हम कितने समीप हैं। यानी जब हम शत्रु की सेना से या युद्ध क्षेत्र से काफी दूर होते हैं तो हमको ये उनको ऐसा महसूस कराना है कि हम शत्रु या युद्ध क्षेत्र के कितने पास हैं, कभी भी हम आ सकते हैं और शत्रु पर आक्रमण कर सकते हैं। उसके बाद आता है शत्रु की संगठित शक्ति को विभाजित करना चाहिए। यानी जो शत्रु की संगठित शक्ति है, जो उन्होंने वहां पर अपने सेना को एकत्रित किया गया है, जो उसकी मेन शक्ति है उसको विभाजित करना है
किसी भी तरीके से उसको बांटने का प्रयास करना है या तितर बितर करने का प्रयास हम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि शत्रु शक्तिशाली है तो उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। यदि जो शत्रु है वो शक्तिशाली है, हमसे ज्यादा मिलिट्री उसके पास है, वेपन्स उसके पास है, ठीक है, तो हमको युद्ध नहीं लड़ना है और हमको शांति बना के रखनी है। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट बताया है कि उस समय शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए जब उसने कोई तैयारी नहीं की हो। यानी शत्रु पर हमको तब आक्रमण करना है जब वो किसी भी तैयारी में नहीं है, उसको लगता है कि जो सामने वाला पक्ष है वो किसी भी तरह से मूवमेंट करने की स्थिति में नहीं है, हमको उस समय पर आक्रमण करना चाहिए। तो ये कुछ 5 नियम बताए हैं, 5 नियम बताए गए हैं जो योजना निर्धारण के समय हमको ध्यान में रखने चाहिए। फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट, युद्ध लड़ना या युद्ध अभियान। ठीक है, इसमें बताया है संतजू ने कि संतजू ने सेनापति को सेना के साथ साथ सेना के साथ साथ जनता का भी भाग्य विधाता कहा है। ठीक है, जनता का भाग्य विधाता कहा है क्योंकि जब युद्ध लड़ा जाता है तो एक सैन्य कमांडर के हाथ में ही जो हमारी जनता है और जो सेना है उसका भाग्य उसी के हाथ में होता है। वो किस प्रकार के टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी बना के युद्ध क्षेत्र में कार्रवाई करता है। अगर उसकी स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है तो जो युद्ध क्षेत्र पर अधिकार दूसरे राष्ट्र का होता है तो वो क्या है, उसका भाग्य चेंज हो जाता है। इसलिए उन्होंने जो सेनापति है, कमांडर है, उसको क्या बोला गया है, भाग्य विधाता कहा है जनता और सेना का, क्योंकि उसी के ऊपर राज्य की सुरक्षा, सुख समृद्धि, शांति के साथ साथ राज्य का सर्वनाश निर्भर होता है। ठीक है, यानी सेनापति के ऊपर ही क्या है, जो हमारी राज्य की सुरक्षा है, सुख समृद्धि है, शांति और राज्य का जो सर्वनाश है ये उस पर निर्भर करता है। हमें फिर आगे उन्होंने बताया है दूसरे पॉइंट में कि हमको जब युद्ध लड़ना है तो लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ना है, जितना जल्दी हो सके उस उतना ही युद्ध को समाप्त करना है, उतनी जल्दी ही। तो उन्होंने बताया है कि अधिक लंबे समय तक युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि युद्ध काफी व्ययशील होते हैं, यानी खर्चीले होते हैं, इस जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था, जनता की जान माल को भारी नुकसान होता है। ठीक है, तो इसलिए जब हम युद्ध लड़ते हुए तो उसमें हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसको सबसे पहले चोट पहुंचती है। ठीक, तो हमको अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, अपनी जनता की संपत्ति की जो सुरक्षा करते हुए हमको युद्ध या जो भी कोई अभियान चलाए गए हैं या ऑपरेशन चलाए जाते हैं उनको जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अधिक लंबे समय तक हमको वहां पर युद्ध क्षेत्र में घिरे नहीं रहना चाहिए। फिर आगे बताया है कि इसलिए हमारा लक्ष्य महान, यानी जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हैं या अपनी जनता की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, तो इसलिए हमारा जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए, केवल महान विजय प्राप्त करना होना चाहिए, न कि लंबे अभियान चलाना होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जब युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है, महान विजय प्राप्त करना है, न कि लंबे अभियान चलाना है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे इसके बारे में। इसमें बताया गया है फिर आगे कि जब हम युद्ध क्षेत्र में जाते हैं और युद्ध क्षेत्र में शत्रु के अगर किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, किसी नगर पर कब्जा कर लेते हैं, तो वहां के जो लोग हैं और सैनिक हैं उनको बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, तो उसी बारे में उन्होंने बताया है कि युद्ध में मृतक और युद्ध बंदियों के साथ मधुरता का व्यवहार करना चाहिए, उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए और अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। यानी जो युद्ध क्षेत्र में बंदी बनाए गए हैं उनको अपनी सेना में सम्मिलित कर लेना चाहिए। ठीक है, और सम्मिलित करने के साथ साथ उन्हीं सैनिकों को अपने शत्रु के क्या है खिलाफ लड़ाना चाहिए, ये उन्होंने बताया है। फिर आगे उनकी एक कोटेशन है जो बहुत ही फेमस कोटेशन है, उन्होंने बताई है कि समुचित तैयारी किए बिना युद्ध प्रारंभ कर देना मूर्खता है। समुचित तैयारी किए बिना युद्ध प्रारंभ कर देना मूर्खता है, परंतु अधिक समय तक तैयारी करते रहना भी बुद्धिमानी नहीं है। यानी हमको किसी भी युद्ध में अगर जाना है तो हमको पहले तैयारी करनी है, बिना तैयारी के युद्ध क्षेत्र में नहीं जाना है। ठीक है, अपनी सेना को प्रॉपर तरीके से प्रशिक्षित करना है, उसकी एक्सरसाइज करानी है, अपने जो वेपन्स हैं उनको एकत्रित कर लेना है, सेना को युद्ध क्षेत्र में समय से पहुंचा देना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि केवल हम तैयारी में लगे रहें और शत्रु हम पर आक्रमण कर दें,
तो इससे ये क्या है कि हमको अधिक लंबे समय तक क्या है तैयारी भी नहीं करनी है, ठीक है। तो समय पे हम अपने क्या है तैयारी कर लें और युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। तीसरा जो पॉइंट है उसमें बताया गया है युक्ति चाल द्वारा आक्रमण करना, ठीक है। युक्ति चाल द्वारा आक्रमण करना या फिर इसको कहते हैं कूट चाल द्वारा आक्रमण करना, ठीक है। या स्ट्रेटेजिक वे में हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक तरीके से आक्रमण करने का प्रयास किया जाता है। इसमें दिया गया है कि युक्ति चाल या रणनीतिक आक्रमण में हमें वास्तविक युद्ध किए बिना ही शत्रु को पराजित करने का प्रयास करना चाहिए, और अगर वास्तविक युद्ध लड़ना भी पड़े तो हमारा जो उद्देश्य है या जो हमारा ध्येय है वो शत्रु को नष्ट करना नहीं बल्कि उसके देश पर अधिकार करना होना चाहिए, ठीक है। यानी जो रणनीतिक तरीके से हम आक्रमण करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो क्या है उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम वास्तविक युद्ध नहीं लड़े, और वास्तविक युद्ध लड़े बिना ही हमको अप्रत्यक्ष रूप से उसको जो हम कहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध लड़ना है। तो अप्रत्यक्ष रूप से कैसे युद्ध लड़ा जाता है कि उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया जाए, उसकी जो नौसैनिक व्यापारिक जो रूट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए, किसी दूसरे राष्ट्र से जो उसके संबंध अच्छे हैं उनको बिगाड़ने की कोशिश की जाती है कूटनीतिक तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं उसको पहले अप्रत्यक्ष रूप से तोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है, उसको अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर करने का प्रयास करते हैं। और अगर वास्तविक युद्ध शुरू होता है कि हम दोनों देशों की सेनाएं आपस में युद्ध करती हैं लड़ती हैं, तो उसमें हमको क्या है कि हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं होना चाहिए कि हम शत्रु को नष्ट कर देंगे। अगर बात करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हम बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान की, तो भारत के कुछ लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है, हमको उसके क्षेत्र पर अधिकार करना होता है, क्योंकि अगर हम उस क्षेत्र को नष्ट कर देंगे और अपने कब्जे में ले भी लेंगे तो वो किसी काम का है नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, एक सेना और सेनापति किसी युद्ध में बिना युद्ध लड़े ही शत्रुओं को हरा दे, बिना घेरेबंदी किए उसके नगर और राज्यों पर कब्जा कर ले, अधिक लंबी लड़ाई लड़े बिना जिसमें अपना एक भी सैनिक न मारा जाए, शत्रु पर विजय प्राप्त कर ले, तब वह सेना और सेनापति योग्य एवं कुशल माने जाते हैं। यानी जब हम युद्ध क्षेत्र के लिए गए हैं, सेना और सैनिक कमांडर जो हमारा युद्ध क्षेत्र के लिए गया है वो तभी कुशल और बेहतर माना जाएगा, उसकी स्ट्रेटेजी और जो उसकी कार्य कुशलता है वो तभी सिद्ध होती है जब वह युद्ध क्षेत्र में बिना एक भी सैनिक मरे हुए और शत्रु को बिना घेरेबंदी किए हुए, ठीक है, उसको हरा देता है। कह सकते हैं कि जैसे कि उसके मनोवैज्ञानिक रूप से उसको तोड़ने का प्रयास किया जाता है मानसिक दबाव के कारण, तो शत्रु क्या है सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो सरेंडर जब शत्रु कर देता है बिना एक भी गोली चलाए, ठीक है, तो इसमें क्या है उसकी जो शत्रु है और सेना है उसकी जो कार्य कुशलता वो सिद्ध मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रणनीतिक तरीकों से रणनीतिक हमलों के तहत शत्रु की जो लड़ने की क्षमता है, उसकी शक्ति है, उसके साहस युक्त मनोबल के साथ साथ संकेंद्रण स्थलों को नष्ट किया जाता है। यानी जो रणनीतिक हमले हम करते हैं उसमें हमको हमारा जो मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो शत्रु की लड़ने की क्षमता है उसको खत्म कर दिया जाता है, उसकी जो शक्ति है उसको कम कर दिया जाता है, और जो उसका मनोबल है, ठीक है, किसी राष्ट्र का जो सबसे बड़ा तत्व माना जाता है वो मनोबल माना जाता है, ठीक है। इसको अगर हम कमजोर कर देते हैं और उनके संकेंद्र यानी कंसंट्रेशन स्थलों पर, ठीक है, जहां से उनकी जो कमांड सिस्टम है, ठीक है, जहां से सेना को युद्ध क्षेत्र में जो सेना काम कर रही है उसके लिए कमांड जा रही है, उनको हमको नष्ट कर देना होता है, ठीक है। तभी क्या है हम युद्ध में विजय प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। आगे फिर बताया है कि शत्रु पर आक्रमण करने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना होता है, जो इस प्रकार है। जैसे कि पहला बताया है कि यदि शत्रु की तुलना में अपनी शक्ति 10 गुना है तो घेरेबंदी की कला का प्रयोग करना चाहिए। यानी अगर जिस प्रकार हम बात कर रहे हैं
कि शत्रु की सेना अगर 10 है और हमारी सेना 100 है, ठीक है, 100 सैनिक हमारी सेना में है, तो हमको क्या है, उसको घेरेबंदी का प्रयोग करना चाहिए, उसको घेर लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट बताया है कि यदि 5 गुना है तो शीघ्र आक्रमण करना चाहिए, यानी अगर हमारी सेना शत्रु की सेना से 5 गुना अधिक है तो हमको किस प्रकार का करना है कि आक्रमण, उसको तुरंत आक्रमण कर देना चाहिए, ठीक है। यदि हमारी सेना शत्रु की सेना से 2 गुना है, ठीक है, हमारी सेना शत्रु की सेना से 2 गुना है, तो 2 मोर्चों में विभक्त होकर युद्ध करना चाहिए, यानी हमको 2 मोर्चे खोल देने चाहिए। एक टुकड़ी दूसरी तरफ से आक्रमण करेगी, दूसरी टुकड़ी दूसरी तरफ से आक्रमण करेगी, ठीक है। और चौथा पॉइंट बताया है कि यदि बराबर है तो युद्ध को टाल देना चाहिए, यानी दोनों की सेनाएं अगर बराबर हैं, दोनों के हथियार सेम हैं, तो हमको क्या है, युद्ध को टाल देना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इनमें बताए हैं। आगे देखते हैं, इसमें फिर बताया है कि साथ ही जो नेक्स्ट पॉइंट बताया है कि साथ ही हमें शत्रु की युद्ध नीति, रणनीति और उसकी सैनिक शक्तियां एवं तैयारियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, यानी हमको जब हम युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो उससे पहले हमको क्या है, जब हम अपनी सामरिकी को तैयार करते हैं तो शत्रु की सेना के बारे में हमको पता होना चाहिए कि उसकी सेना क्या है, उसकी युद्ध नीति क्या हो सकती है, उसकी रणनीति क्या है, ठीक है। उसके बाद उसकी जो तैयारियां हैं वो किस टाइप की हैं, ये हमको पता होना चाहिए। अगर हमको इस बारे में पता होगा तो हम क्या है, जो अपनी सामरिकी है उसको उससे बेहतर बना सकते हैं, और बेहतर बनाने के साथ साथ युद्ध क्षेत्र में उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। इसी के बीच में एक उन्होंने कोटेशन भी दी है, कहा है कि अगर आप दुश्मन को जानते हैं, ठीक है, और खुद को भी जानते हैं, तो आपको सैकड़ों लड़ाइयों के नतीजे से डरने की जरूरत नहीं है, यानी अगर आप स्वयं को जानते हैं, शत्रु को भी जानते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। आप दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर शत्रु के बारे में आप जानते हैं कि शत्रु किस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है, ठीक है, उसकी युद्ध नीति क्या है, उसकी रणनीति क्या है, ठीक है, उसकी सैन्य शक्ति कितनी है, सैनिक जो क्षेत्र है वो किस प्रकार का है, अगर आप इस बारे में जानकारी रखेंगे तो आपको किसी भी, अगर आप 100 युद्ध भी लड़ रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको किसी भी प्रकार का जो डर है वो नहीं होगा। और अगर आप खुद को जानते हैं लेकिन शत्रु को नहीं जानते हैं, दुश्मन को नहीं जानते हैं, तो हर जीत के लिए आपको हार का सामना करना पड़ेगा। यानी आप खुद को तो जानते हैं, अपने बारे में आपको पता है कि हमारी सैन्य शक्ति इतनी है, हमारे सैनिक इतने हैं, हमारे पास ये वेपन्स हैं और हम इस प्रकार से युद्ध लड़ने जा रहे हैं, लेकिन दुश्मन के बारे में आपको जरा सी भी भनक नहीं है, ठीक है, उसके बारे में आपको तनिक भी नहीं पता है कि वो किस प्रकार की उसकी युद्ध नीति होने वाली है, किस तरह से वो अटैक करेगा, तो आप क्या है, आपको युद्ध का सामना, पराजय का सामना करना पड़ सकता है। और यदि आप न तो खुद को जानते हैं और न ही दुश्मन को जानते हैं, तो आप हर लड़ाई में क्या है, हार जाएंगे, ठीक है। यानी आपको अपने बारे में नहीं पता है कि हमारे पास क्या वेपन्स हैं, क्या सैनिक हैं, क्या हमारे युद्ध क्षेत्र में हम जा रहे हैं, क्या हमारी टैक्टिस है और किस प्रकार से हमारी स्ट्रेटेजी है युद्ध क्षेत्र में शत्रु को हराने के लिए, तो और न ही शत्रु के बारे में पता है, तो आप युद्ध में निश्चित पराजय पाएंगे, ठीक है। ये उन्होंने कोटेशन में अपने में बताया है। यानी हमको सब तरीके से तैयार रहना है कि शत्रु के बारे में पता होना चाहिए, अगर युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो शत्रु के बारे में पता होना चाहिए, अपने बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बताया है इसमें, अब जो चौथी अध्याय है, जो चौथा अध्याय है उसमें वो क्या कहते हैं, सामरिकी फैलाव के बारे में बात करते हैं। सामरिकी फैलाव यानी जो हमारी टैक्टिकल डेवलपमेंट है, डिप्लॉयमेंट है, उसके बारे में इन्होंने बताया है कि संतुलित ने सुरक्षात्मक और आक्रमणात्मक दोनों प्रकार की कार्रवाइयों पर प्रकाश डाला है। सुरक्षात्मक, आक्रमणात्मक, यानी हमको सुरक्षात्मक किस प्रकार की कार्रवाई करनी है, अगर हमको शत्रु से आक्रमण नहीं करना है, शत्रु हम पर पहले आक्रमण कर देता है तो उससे किस प्रकार अपना डिफेंस करना है, ठीक है। और अगर हम पर शत्रु पर आक्रमण करना है हमको, तो किस प्रकार से करना है, दोनों प्रकार की कार्रवाई पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार सुरक्षात्मक युद्ध में पराजय को टाला जा सकता है, ठीक है। यानी अगर शत्रु हम पर आक्रमण करता है और हम छुप जाते हैं या अपना डिफेंस करते हैं, तो इसमें क्या है, हम पराजय को लगभग टाल सकते हैं, क्योंकि उस बीच हमको क्या है, युद्ध क्षेत्र में
सेना जो शत्रु है उसके प्रति तैयारी करने का मौका मिल जाता है, तो हम क्या है पराजय को टाल सकते हैं। जबकि विजय के लिए आक्रमणात्मक कार्रवाई, यानी अगर हमको विजय प्राप्त करनी है तो हमको आक्रमणात्मक कार्रवाई आवश्यक हो जाती है। ठीक है, सुरक्षात्मक स्थिति शक्ति में कमी का द्योतक होता है, यानी अगर हमारी सैनिक शक्ति कमजोर है, ठीक है, हमारी सैनिक शक्ति कमजोर है, सैनिक हमारे पास कम है, वेपन्स इतने नहीं है, गोला बारूद इतना नहीं है, तो ये क्या है हमारी कमी का द्योतक है काय में, जो हमारी सुरक्षात्मक स्थिति या जो है वो हमारी शक्ति की कमी का द्योतक होता है। जबकि आक्रमणात्मक प्रचुर शक्ति का द्योतक होता है, यानी जब हम आक्रमण कर रहे होते हैं तो हमारे पास भरपूर मात्रा में सैनिक भी होंगे, गोला बारूद भी होगा, हथियार भी होंगे, और हम उसका प्रयोग खुल के शत्रु पर कर सकते हैं। ठीक है, हमको किसी प्रकार का डर नहीं होगा कि हमारी जो गोला बारूद है खत्म हो जाएगा, हमारी सेना छोटी है, अगर कैजुअलिटी होती है तो समस्या आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है, तो हम प्रॉपर तरीके से आक्रमण करते हैं। ठीक है, एक कुशल योद्धा वही होता है जो सरलता से विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यानी एक कुशल योद्धा वही माना जाता है जो आसानी से युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो सामरिक के फैलाव के बारे में उन्होंने बताया है कि हमको किस प्रकार से सामरिक के फैलाव करके चलना है। तो इस बारे में इन्होंने बताया है कि जो सरलता से विजय प्राप्त कर लेता है, सरलता से विजय प्राप्त कर लेता है, संतजू के अनुसार सामरिक के फैलाव के निम्न तत्व को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हमको युद्ध में आसानी से विजय प्राप्त करनी है तो हमको निम्न बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि सामरिकी फैलाव की सीमा, यानी जब हम युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो अपनी जो सेना है उसको हमने कितने क्षेत्र में फैलाया हुआ है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर हमने अपनी जो सैनिक है उनको डिप्लॉय किया गया है, उनकी जो टुकड़ी है उनको कहाँ कहाँ हमने उनको डिप्लॉय किया गया है, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। कितनी सेना है, अनुमानित संख्या, यानी जिस क्षेत्र के जब हमारी जो सेना हमारी युद्ध में शामिल है उसकी संख्या के बारे में हमको पता होना चाहिए कि कितनी सैनिक संख्या हम अपने साथ लेकर आए हैं, उसके अनुमान होना चाहिए। उसके बाद गणना, यानी युद्ध लड़ने से पहले सभी चीजों की गणना कर लेना, यानी सैनिक हमारे पास कितने हैं, हमारा जो सामरिक फैलाव है वो किस प्रकार का है, युद्ध क्षेत्र किस टाइप का है। ठीक है, हमारी सुरक्षात्मक जो स्थिति है वो किस प्रकार की है। ठीक है, आक्रमणात्मक स्थिति, हम अगर आक्रमण करेंगे तो हम कैसे आक्रमण कर सकते हैं, तो ये सब चीज की गणना कर लेना चाहिए। और उसके बाद स्थितियों का संतुलन। ठीक है, जब युद्ध शुरू हो जाता है तो हमको अपनी जो स्थितियां हैं उनको संतुलित बना के रखना है। ठीक है, तो संतुलित बनाने के लिए हमको ये ऊपर की 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है सफलता, कि हमको जब हम युद्ध लड़ रहे होते हैं तो हमको फिर किस पे ध्यान देना है, सफलता पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट उन्होंने बताए हैं कि जब हम सामरिक फैलाव के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा। और जो बाकी बाद के पॉइंट हैं वो मैं दूसरी वीडियो कल या परसों में आएगी, उसमें आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने ये आपको समझाया है लगभग समझ में आया होगा और समझ में आएगा। इसमें अगर कोई समस्या है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। जब सेकंड वीडियो लाऊंगा तो उसमें उसको क्लियर कर दूंगा। नमस्कार।